तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। और हम लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज में यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का पेपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा उस समय जो एग्जामिनेशन होता था वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। 40 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव हुआ करता था और 40 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर साइंस का पेपर, ठीक है, हमारा आज डिस्कस करने वाले हम लोग साइंस का पेपर। तो आप इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन जो है सही तरीका से होता रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे साइंस का पेपर 2022 में पूछा गया है वाला, ठीक है। तो उस समय जब पूछा गया था 2 साल पहले, तो ये आपका 1.5 घंटे का पेपर था और 40 क्वेश्चन होते थे 40 मार्क्स के लिए, यानी हर एक सही जवाब पर 1 नंबर और गलत जवाब पर 0, ठीक है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो लगभग सबको पता ही होता है कि हमारे पास 40 क्वेश्चन यहाँ पे उस समय पूछे गए थे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका 2025 बोर्ड हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो 2025 में आपका 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के लिए आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यानी इस बार थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव है, यानी 2024 में जो पेपर था सेम पेपर 2025 में होने वाला है। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 2022 और 23 का पैटर्न थोड़ा सा अलग था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल दर्पण द्वारा, आप यहाँ पे उत्तल दर्पण बना लीजिए। ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। ये आपका उत्तल दर्पण। इस जगह पे आपका क्या होता है? तो बोलेंगे यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बोला है कि इसमें हमेशा कैसा इमेज बनता है? कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसा बनता है? तो बोलेंगे सीधा बनता है, यानी कि इरेक्ट इमेज बनता है। बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे क्या बनेगा? सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि जो गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, हाउ मेनी टाइम्स। जो इंग्लिश वाले होंगे इंग्लिश में क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देखेंगे। सवाल सेम ही है, जवाब आपको देना है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जो यहाँ पे दिया गया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स द फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है, ठीक है, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है? तो बोलेंगे आधा होता है, यानी कि हाफ। एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2। फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू r/2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो बोलेंगे हाफ, यानी कि आधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि अवतल दर्पण यानी कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसका फोकल लेंथ कैसा होता है? एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, आपको मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूं, डायरेक्ट आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पे एक टेबल आप बनाइए, ये आपके पास क्या है? कॉनकेव है। ये आपके पास क्या है? कॉनकेव। और बगल में आप लिख दीजिए यहाँ पर कॉन्वेक्स। ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव। और अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका ये कॉनकेव में मिरर भी हो सकता है और कॉनकेव में लेंस भी हो सकता है, उसी प्रकार कॉन्वेक्स में मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स में लेंस भी हो सकता है। तो जब आपसे कॉनकेव बोल देगा, मिरर है चाहे लेंस, तो फोकल लेंथ हमेशा कैसे लेना है? माइनस में। जब कॉन्वेक्स बोल देगा तो फोकल लेंथ कैसे लेना है? प्लस में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस। आंसर क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि बोला है कॉनकेव मिरर का, तो बोलेंगे निगेटिव होता है। अब बोलेंगे कैसे निगेटिव होता है? तो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर डायग्राम देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपका देखिए हमारे पास क्या है? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, यानी कि अवतल है, अवतल दर्पण। आप देखिए यहाँ पर P रहता है, यहाँ पर F रहता है, इधर C रहता है। तो जो P और F का बीच का दूरी होता है उसी को दोनों F बोलते हैं ना। बड़ा वाला F का मतलब क्या है? फोकस, है ना। और छोटा वाला F का मतलब है फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ, यही ना होता है, ठीक है। तो हमारे पास बायां तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस में। अगर दाहिने तरफ जाएगा तो क्या बोलेंगे? प्लस में। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर जाएगा तो प्लस, और मुख्य अक्ष के नीचे जाएगा तो माइनस। ये हमको साइन कन्वेंशन याद होना ही चाहिए हर हाल में। तो सही जवाब इसका क्या हो गया आपका? तो बोलेंगे माइनस। अब यहाँ देख लीजिए हमारे पास कौन सा है इधर,
तो बोलेंगे हमारे पास है कॉन्वेक्स है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे क्या होता है? पोल यानी कि ध्रुव, यहाँ पे होता है एफ यानी कि फोकस, यहाँ पर होता है सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप वक्रता केंद्र भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए पी और एफ का दूरी क्या होता है? छोटा वाला एफ यानी कि फोकल लेंथ। आपका देखिए दाहिना तरफ में चला गया, यानी क्या बनेगा? प्लस में बनेगा। तो कॉनकेव पूछेगा तो माइनस, और कॉन्वेक्स बोलेगा तो प्लस। उसी प्रकार से आप लेंस में भी देख सकते हैं, आपका कॉनकेव लेंस होता है और ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। कुछ इस तरह से डायग्राम आप बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है, इधर पे क्या होता है? F2 होता है, आगे में क्या होता है? तो बोलेंगे 2F2 होता है, इधर में क्या होता है? F1, इधर में क्या होता है? 2F1। ऐसा करके हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है हजामती दर्पण यानी जो सेविंग मिरर है, सेविंग मिरर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बोलेंगे अवतल का यानी कॉनकेव मिरर का। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? कॉनकेव मिरर का। अगर बोल देगा हमारे गाड़ी का साइड मिरर के रूप में तो बोलेंगे उत्तल। गाड़ी का साइड मिरर बोलेगा तो क्या बोलेंगे? उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि हजामती दर्पण में यानी कि सेविंग मिरर में, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया हमसे कि बताइए ये किस तरह का है ना। हमसे पूछा गया है कि गोलीय लेंस है ना, गोलीय लेंस यानी कि स्फेरिकल लेंस कितने तरह का होता है? तो दो तरह का होता है, एक होता है हमारा कॉनकेव और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स। ये हमारा कॉनकेव हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया, ये हमारा कॉनकेव हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग सवाल के जवाब दे सकते हैं। दो प्रकार के हो गए। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस द्वारा है ना, उत्तल लेंस द्वारा, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो बोला है कि इस लेंस के द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड हमसे पूछा गया, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? किस स्थिति में बनेगा? तो हम लोग बोलेंगे, डायग्राम यहाँ बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर हमारा क्या है? F1 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2F1 है। ठीक है, तो बोला गया है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं आवर्धित बनता है। जब कहाँ पे हम लोग रखेंगे? तो बोलेंगे हम लोग फोकस पे रखेंगे, F पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? F पर रखेंगे, तो बहुत बड़ा बनेगा यानी इन्फिनिटी में बनेगा। अगर आप F पर रख देते हैं तो आपका जो इमेज है यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अगर अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो कहां बनेगा? F पर बनेगा। अब इसी सवाल को इंग्लिश में आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या पूछा गया आपसे? बोला गया है कि अ रियल मैग्नीफाइड इमेज है ना, बोला है कि अ रियल मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे? फोकस पे करेंगे। कहां प्लेस करेंगे? फोकस में करेंगे। अगर आप इसका रे डायग्राम देखना चाहेंगे तो मैं आपको रे डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से एकदम देखेंगे। ये आपका रे डायग्राम 2 मार्क्स के लिए आता भी है, इसीलिए आपको देखना है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? F होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? 2F1 होता है, इधर पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, इधर में क्या होता है? F2 होगा, और इधर में क्या होता है? 2F2 होता है। आपको ऑब्जेक्ट को रखना है कहाँ पर? F पर रखना है। आप ऐसे रखेंगे, डायग्राम बनेगा यहाँ से, आप सीधा यहाँ तक जाएंगे। ये कहां से पास करेगा? तो बोलेंगे F2 से पास करेगा। कहां से पास करेगा? F2 से पास करेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे कहां से पास करने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जवाब क्या होगा? तो देखिए यहां से हम लोग का एक और लाइन जाता है, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से, यानी दोनों लाइन क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो जब दोनों लाइन पैरेलल जाता है तो अनंत में बनेगा। डायग्राम पूछा नहीं था, लेकिन हमने आपको डायग्राम बताया ताकि अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपको पोजीशन नहीं बताना बल्कि डायग्राम बनाना है, 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, तो आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ रखा है हमने? F1 पर, और ये पैरेलल लाइन जा रहा है, समांतर रेखाएं हैं, है ना, इसीलिए ये अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे सवाल नंबर 8। इसमें हमसे पूछा गया, सवाल नंबर 7 भी यहाँ पे छूट गया हमारा। ठीक है, बोला है इसमें दोनों भाषा में, यहाँ पे देख लीजिए। बोला है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, हवा से कहां जाती है? कांच में जाती है, यानी सघन, सघन और विरल की बात हो रहा है।
तो हमारा कांच क्या है, फिर हवा क्या है हमसे पूछा गया है। तो हवा हमारा क्या है, विरल है, हमारा क्या है, विरल है। ठीक है, विरल का मतलब रेयरर, विरल का मतलब क्या होता है, रेयरर। और सघन का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे डेंसर, है ना। तो बोला है कि एयर से ग्लास में जा रहा है, यानी रेयर से डेंसर जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है, तो किधर मुड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। आप डायग्राम भी यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से डायग्राम देख सकते हो। ये हमारे पास नॉर्मल था, इस तरह से आप डायग्राम खींचेंगे यहाँ पे, है ना। तो जाना कुछ चाहिए था ऐसा, ध्यान से देखेंगे, जाना चाहिए था ऐसा सीधा इसको, लेकिन जाता नहीं है, हल्का सा ऐसे बेंड करता है। ठीक है, हल्का से बेंड करता है ना। तो ये हमारा कुछ डायग्राम बन गया। ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये हमारा रेयरर मीडियम है, और ये हमारा कांच है, इसको हम लोग डेंसर मीडियम कहेंगे। पहला मीडियम क्या है, रेयरर, और दूसरा मीडियम क्या है, डेंसर। तो जब प्रकाश की किरणें, है ना, यानी कि रे ऑफ लाइट कहां से गुजरती है, कहां से ट्रेवल करती है, तो बोलेंगे एयर से ग्लास में जाती है, यानी रेयरर से डेंसर में जाती है, तो किसके तरफ घूमेगी, तो अभिलंब की ओर घूमेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि बताइए लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता है, यानी एसआई यूनिट किसका, पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर, और किसका पावर, लेंस का। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर की बात नहीं करेंगे, किसकी पावर की बात हो रही है, लेंस की। तो हम लोग लेंस की पावर के फॉर्मूला जानते हैं 1/f, लेकिन f क्या होना चाहिए, मीटर में। अगर f मान लीजिए मीटर में दिया गया है, मीटर, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर f मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया गया है, तो p इक्वल टू डायरेक्ट लगा देंगे आप क्या, 100/f। अगर सेंटीमीटर में है तो लिखेंगे p इक्वल टू 100/f। अगर मीटर में फोकल लेंथ है तो क्या लिखेंगे, p इक्वल टू 1/f। और जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। तो बोलेगा पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे डायोप्टर। जूल किसका होता है, एनर्जी का। वाट किसका होता है, पावर का। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल पावर का है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि पावर ऑफ लेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि हमारे नेत्र में लेंस होता है। ठीक है, हमारे नेत्र में लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूं कि हमारे पास डिजॉर्डर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मायोपिया हो गया, क्या हो गया आपका, मायोपिया हो गया। ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो अगर मायोपिया हो गया है तो कॉन्केव लेंस यूज करेंगे हम लोग। मायोपिया में क्या होता है, तो मायोपिया में फोकल लेंथ होता है निगेटिव, मायोपिया में एफ क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में एफ क्या होता है, तो बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होगा, तो बोलेंगे अवतल यानी कि कॉनकेव। लेकिन पूछेगा हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा होगा, तो बोलेंगे उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। ये भी याद रखेंगे साथ साथ। लेकिन हमसे पूछा गया था कि हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो बोलेंगे उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। ठीक है, तो एक ही साथ हमने सारे चीज डिस्कस कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है ना, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, पुपिल के द्वारा, यानी कि पुतली। किसके द्वारा, पुतली, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास हो जाता है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए, है ना, दूरी, अधिकतम दूरी कितना होना चाहिए, अनंत। अब बोलेगा न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, अधिकतम बोलेगा तो बोलेंगे अनंत, बोलेगा न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो बोलेंगे 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम कितना, 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कितना, तो अनंत। ठीक है, यही प्रश्न को आप इंग्लिश में भी देखेंगे। ये सेम प्रश्न हम लोग कहाँ देखने वाले हैं, इंग्लिश में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है मैक्सिमम डिस्टेंस क्लियर विजन के लिए, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस किसके लिए, क्लियर विजन के लिए। तो मैक्सिमम बोलेगा तो इन्फिनिटी करेंगे, अब मिनिमम बोलेगा तो 25, मिनिमम के लिए क्या बोलेंगे 25 सेंटीमीटर, लेकिन मैक्सिमम के लिए क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। ये क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस विजन। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है हमसे
कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दिखाता है? तो बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखने वाले हैं तो हमें एक बात समझ में आएगी। क्या बात यहाँ पे समझ में आएगी? तो देखेंगे कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है ना, जो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बोलेंगे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सी, ठीक है। आज जो बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जो मान लीजिए रिएक्शन के दौरान कोई प्रोडक्ट बनता है उसी को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है हमसे, इसमें क्या पूछा गया है देखेंगे सवाल को। इसमें पूछा गया है कि एक समीकरण दिया गया है, रासायनिक समीकरण, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम है हमारा, उससे क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको, पूछ देगा एग्जाम में तो क्विक लाइम बोलेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? क्विक लाइम बोलेंगे। तो जब इसका डिकम्पोजिशन होता है यानी कि जब टूटता है, ये वियोजन होता है ना, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये किस तरह का अभिक्रिया है? तो बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया है। सॉरी, गलती हो गया, विस्थापन नहीं, वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। यह हो गया वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी में अगर बात करेंगे कि आपसे 3 तरह से पूछ सकता है। ये आपका उष्मा वाला हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया? उष्मा वाला, ठीक है, हीट वाला हो गया। आपसे बोलेगा कि सनलाइट वाला एग्जांपल दीजिए, तो लिखेंगे AgCl, है ना, AgCl। तो क्या बनेगा यहाँ पर? सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। संतुलित करेंगे 2 क्लोरीन तो 2 से गुना, 2 सिल्वर तो 2 से गुना, कहानी खत्म। ये कौन सा हो गया आपका? सनलाइट वाला यानी सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में। नेक्स्ट आपसे पूछ देगा हमारे पास कि इलेक्ट्रिसिटी वाला बताइए डिकम्पोजिशन, तो बोलेंगे H2O, H2 प्लस O2। 2 यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 करेंगे, 2 ऑक्सीजन करेंगे, 2 हाइड्रोजन, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन और इसमें भी 2 ऑक्सीजन, संतुलित हो गया। ये हो गया आपका किसके लिए? तो बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे सवाल नंबर नेक्स्ट आपके पास है, सवाल नंबर है आपका यहाँ पर 16 नंबर सवाल में क्या पूछा गया है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया? तो बोलेंगे ऊष्माक्षेपी है। कैसी है? ऊष्माक्षेपी है। ये आपका सही जवाब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिस्पायरेशन किस तरह का केमिकल रिएक्शन है? बोलेंगे एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे हीट या एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसको लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है? तो बोलेंगे अभिक्रिया किसमें अभिक्रिया नहीं होगी? किसमें अभिक्रिया नहीं होगी? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अभिक्रियता श्रेणी आपको याद होना चाहिए, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना वो आपको पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज, जिनको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छा से आता होगा वो यहाँ पर इसको बहुत बढ़िया से आंसर दे पाएंगे, वरना तुक्का मारने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उसमें गारंटी नहीं सही करेंगे या कि गलत करके आएंगे। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं सबसे ऊपर में? तो सबसे ऊपर लिखते हैं आप यहाँ पर पोटेशियम, फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर? सोडियम, है ना। उसके बाद लिखते हैं कैल्शियम, उसके बाद क्या लिखते हैं? मैग्नीशियम, उसके बाद लिखते हैं एल्युमिनियम, है ना। उसके बाद लिखते हैं जिंक, उसके बाद क्या लिखते हैं आप? लोहा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर? Pb, है ना, ये हो गया Pb। के किसके लिए? पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन और Pb क्या होता है? लीड यानी कि सीसा। ये हमारे पास 8 हो गए। उसके बाद 9 नंबर में आता है हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन। 9 नंबर में क्या आता है? हाइड्रोजन है ये। अब हाइड्रोजन के ऊपर में कितने? 4, और हाइड्रोजन के नीचे भी कितना? सॉरी, हाइड्रोजन के ऊपर में 8 है, हाइड्रोजन के ऊपर में कितने?
तत्व आते हैं एलिमेंट 8, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं 4, एक आता है आपका कॉपर, एक आता है आपका Hg, है ना, Hg यानी कि मरकरी, एक आपके पास आता है यहाँ पर Ag यानी कि सिल्वर, Ag क्या होता है, सिल्वर। उसके बाद यहाँ पर आता है Au यानी कि गोल्ड, Au को बोलते हैं गोल्ड यानी कि सोना, Au हो गया गोल्ड यानी कि सोना, Ag हो गया चांदी यानी सिल्वर, Hg हो गया पारा यानी मरकरी, और Cu हो गया कॉपर। ठीक है, ये हमारा सक्रियता श्रेणी है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, माने ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर दिया गया है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा इसमें, तो बोलेंगे पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होगा, तो बोलेंगे हम लोग सोना। क्या बोलेंगे, सोना यानी कि Au, सोना यानी कि Au। अब देखेंगे कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा ना वो क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर किसमें अभिक्रिया नहीं होगा, बोला गया किसमें अभिक्रिया नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जिंक ज्यादा ताकतवर है यानी डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर भी जिंक ज्यादा ताकतवर है कॉपर से यानी कॉपर हट जाएगा यहाँ से, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉपर क्या है आपका, कमजोर है यानी लेस रिएक्टिव है, यानी यहाँ पे नहीं होगा अभिक्रिया। एल्युमिनियम ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा सक्रिय है ना, यानी यहाँ पर भी रिएक्शन होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी नंबर। हमने पूरा स्क्रीन को यहाँ पे गंदा कर दिया है, तो अब इसको हम लोग करते हैं इरेज, और फिर से इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये सभी क्रिया जैसे ही आप पूरा करेंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, प्लस में क्या बनेगा, आयरन बन जाएगा। ठीक है, आप 3 नंबर को कंप्लीट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट यहाँ पे बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। आप तीसरा वाला को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, Al2SO4 का होल 3, अब प्लस में कॉपर क्या हो जाएगा बाहर। यानी 3 स्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, पहला में अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पर देखिए, तीसरा में भी अभिक्रिया हो रहा है, और चौथा में भी अभिक्रिया हो रहा है। लेकिन अब दूसरा में देखेंगे तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, संतुलित समीकरण हमसे पूछा गया यानी कि बैलेंस्ड, है ना। बोला है कौन इसमें से संतुलित है, हम लोग चेक कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कौन संतुलित है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे आपके पास कितना है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ये संतुलित नहीं है, काट दीजिए, कहानी खत्म। यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितना है, 4 है, यहाँ पे 1 और 2 3 है, इसका कहानी खत्म, जय हिंद जय भारत। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितना है, आयरन कितना है, 3 यहाँ पर, यहाँ भी आयरन कितना है, 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 दूना 8 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 दूना 8 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ भी कितना 4, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। इसमें चेक करना था, संतुलित नहीं करना था, संतुलित पहले से किया हुआ था, हमें चेक करके बताना था कौन गलत कौन सही, कौन संतुलित है और कौन संतुलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है कि बताइए इसमें किसका उपचयन होता है। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप यहाँ पे सुने होंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या सुने होंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेड मतलब लाल नहीं, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्स मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक, तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, उपचयन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है, घटेगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले हमारे पास क्या था, जिंक ऑक्साइड था, पहले हमारे पास क्या था, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, जिंक बन गया, यानी ऑक्सीजन हट गया, तो ये तो रिड्यूस कर गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। पहले क्या था, कार्बन, अब क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जब बन गया यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, हो गया ऑक्सीडेशन। हमसे पूछा यही है कि ऑक्सीडेशन, हमसे पूछा है कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, किसमें, जिंक में। रिडक्शन का मतलब क्या, अपचयन, अपचयन। और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी कि उपचयन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, उपचयन। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 19 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए इसमें हमसे क्या पूछा गया है, बोला गया हमसे कि बताइए कौन सा पदार्थ है ना, कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप यहाँ पे याद रखेंगे, एक लिखेंगे ABR, क्या लिखेंगे ABR, और फिर क्या लिखेंगे BRB। ये आपका ट्रिक है याद रखने के लिए। एक आपका क्या है ABR, ए मतलब एसिड, अगर एसिड रहेगा तो ब्लू से रेड हो जाएगा, एसिड रहेगा तो ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है, यानी नीला से लाल कर देगा, नीला से लाल कर देगा। यहां पर है BRB, बी मतलब बेस, बी मतलब बेस, तो बेस रहेगा यानी क्षार, बेस यानी कि क्षार, तो रेड से क्या कर देगा आपको ब्लू कर देगा, रेड से क्या कर देगा ब्लू कर देगा, यानी लाल से नीला कर देगा। रेड रहेगा तो क्या करेगा लाल से नीला कर देगा, लाल से नीला। तो एसिड के लिए अब क्या याद रखेंगे ABR, एसिड ब्लू से रेड करेगा, जबकि BRB बेस जो होगा रेड से ब्लू करेगा, ठीक है। तो यहां पूछा गया है कि लाल से नीला करता है, लाल से नीला यानी कि BRB हो गया। अगर ये बेस है तो लाल से क्या करेगा नीला, यानी रेड से ब्लू, तो हमारा क्षार हो जाएगा। क्षार का मतलब हो गया यहाँ पर बेस, है ना, क्षार का मतलब क्या हो गया बेस। सवाल नंबर 20 का सही जवाब हो गया दूसरा ऑप्शन, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूं, जब कोई अम्ल और क्षारक मिलते हैं, ठीक है, अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो क्या बनता है लवण एवं जल, क्या बनता है लवण एवं जल, और इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है तो इसको हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 21, ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है, पूछा गया कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे यहाँ पर वीक एसिड, क्या बोलेंगे वीक एसिड, ठीक है, क्या बोलेंगे वीक एसिड। दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एसिटिक अम्ल, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक एसिड। इसी को हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड, हमने कार्बन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है इथेनोइक एसिड। ये हमारा क्या है दुर्बल अम्ल है, क्या है दुर्बल अम्ल है, ठीक है। अब प्रबल अम्ल में देखिए आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्रबल में देखेंगे हाइड्रोजन सल्फेट है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल को बोलेंगे हाइड्रोजन नाइट्रेट, HCl को बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 को क्या बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट। ये तीनों का तीनों क्या है आपका प्रबल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग है। हमसे पूछा क्या गया है कि दुर्बल अम्ल कौन है, यानी वीक एसिड कौन है, तो बोलेंगे हम लोग एसिटिक एसिड, क्या बोलेंगे एसिटिक एसिड बोलेंगे। ये बात हमको पता होना चाहिए, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे और साथ ही साथ बता दूंगा ताकि ऑब्जेक्टिव में आप गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग चार तरह से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे जो है अगर मान लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जब रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसा बनेगा, यहाँ पर न्यूट्रल सोल्ट बनेगा, इसको आप कवर कर लेंगे, और साथ में क्या बनेगा जल यानी कि वाटर बनेगा, ठीक। पहला रिएक्शन क्या हो गया, एसिड भी आपका स्ट्रॉन्ग है, बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और H2O बनेगा, ठीक। ये हो गया पहला, ये याद रखेंगे आप, नोट कॉपी में जरूर लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरा, आपके पास एसिड भी क्या है वीक है, ठीक है, एसिड भी क्या है वीक है, और बेस भी आपके पास क्या है वीक है, एसिड और बेस दोनों क्या है वीक है, तो भी यहाँ पे क्या बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। सॉल्ट कैसा बनेगा आपका यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, प्लस में क्या बनेगा वाटर बनेगा। दोनों वीक है या दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, क्लियर है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया याद रखने के लिए। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, वीक एसिड है, मान लीजिए आपके पास क्या है वीक एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो जो आपका यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, है ना, वो कैसा होगा, तो बोलेंगे बेसिक सॉल्ट होगा। जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, मतलब वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस स्ट्रॉन्ग है इसीलिए बेसिक बनेगा। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है इसीलिए बेसिक बनेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके पास कि स्ट्रॉन्ग अगर एसिड रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और वीक बेस रहेगा, वीक बेस, W मतलब मैंने वीक लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, वीक बेस रहेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एसिड है, यानी जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा। सॉल्ट कैसा बनेगा, तो बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो हम लोग इस 4 तरीका से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को देख सकते हैं। ठीक है, इतने 4 तरीका से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को देखते हैं, तो यहां पर हमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे सवाल, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। अगला सवाल आप यहाँ पे देखेंगे, सवाल नंबर आपका होने वाला है यहाँ पर 22। ठीक है, सवाल नंबर 22। तो इसमें क्या पूछा गया आपसे कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल पूछेगा H+ आयन, ठीक है, H+ आयन। और अगर क्षारक बोलेगा, ठीक है, क्षारक यानी कि बेस, क्षारक यानी कि बेस, क्षारक बोलेगा तो बोलेंगे आप OH- आयन। ये हमारा हाइड्रोजन आयन, ये हमारा है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है अम्ल, अम्ल बोलेगा तो बोलेंगे H+ आयन, क्षारक बोलेगा तो बोलेंगे OH- आयन। तो जो सवाल पूछा उसका सही जवाब हो जाएगा H+ आयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सवाल नंबर 23। इसमें पूछा गया दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, डायरेक्ट बताना है, लैक्टिक अम्ल, ये आपको पता होना चाहिए। आपके लिए बड़ा ही VVI सवाल है ये, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सोर्सेस, है ना, स्रोत, सोर्सेस ऑफ एसिड, सोर्सेस ऑफ एसिड यानी अम्ल के स्रोत, कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, तो बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल, है ना, चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, तो बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या था कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलेंगे लैक्टिक अम्ल, क्या बोलेंगे, लैक्टिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय विलयन आप ध्यान देंगे यहाँ पे 0 से 14 तक, है ना, 0 से 14 तक पीएच स्केल होता है, बीच में होता है 7। 7 क्या होता है, उदासीन, 7 होता है न्यूट्रल, 7 होता है न्यूट्रल। अगर 0 से 7 के बीच में है तो बोलेंगे एसिड होगा, क्या बोलेंगे, एसिड, यानी 7 से कम रहेगा तो क्या बोलेंगे, एसिड, 7 से कम रहेगा तो क्या बोलेंगे, एसिड। और अगर 7 से ज्यादा यानी 7 और 14 के बीच में रहेगा तो बोलेंगे बेस, यानी कि क्षार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षारक। और 7 के बराबर हो गया, ठीक है, 7 के बराबर हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल। अगर 7 के बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, यानी उदासीन विलयन। कौन सा विलयन, उदासीन विलयन। अब उम्मीद है आपको ये सवाल नहीं छूटेगा आपसे। तो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर कि बताइए अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो बोलेंगे 7 से कम होता है। बोलता कि क्षार का बताइए तो 7 से अधिक होता है। बोलेगा कि जल का बताइए यानी उदासीन विलयन का बताइए तो बोलेंगे 7 के बराबर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 25। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया कौन अधिक क्षारीय होगा, तो पीएच मान जिसका अधिक होगा वही क्षारीय होगा। ठीक है, पीएच मान जिसका अधिक होगा वही क्षारीय होगा। अरेंज करेंगे, पहले 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर क्या आएगा, 14। तो क्षारीय कौन सा है, तो 14 वाला। सबसे ज्यादा अम्लीय, तो अम्लीय तो इसमें है नहीं, कोई इसमें अम्लीय नहीं है, सारे के सारे क्षारीय हैं। क्यों, क्योंकि सबका मान 7 से अधिक हो गया। तो जब 7 से अधिक हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय विलयन। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना, 7 से अधिक। लेकिन सबसे अधिक क्षारीय कौन होता है, 14। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रबल क्षारक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबल, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक यानी कि स्ट्रॉन्ग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। जो प्रबल क्षारक होता है उसका पीएच मान 14 के बराबर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताना है। किसका बताना है? विरंजक चूर्ण का, ठीक है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का। तो हम लोग देखेंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना पानी, स्लैक लाइम बोलते हैं इसको, इससे क्लोरीन पास किया जाता है, किसको? क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा, तो क्या बनता है? CaOCl2, CaOCl2 प्लस में क्या होता है? तो बोलेंगे H2O का निर्माण, जल बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक। तो हमने पूरा रिएक्शन लिख दिया। ये रिएक्शन किसके लिए है? तो विरंजक चूर्ण का निर्माण के लिए है। अब आपसे पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपका क्या है? सही आंसर आपका हो गया 3 नंबर। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपका गलत है, कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, ये आपका कुछ होता ही नहीं है। ये आपका है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये आपका क्या? कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बोलते हैं हम लोग, ए नंबर को पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हमसे पूछा था तो बोल दिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारे पास 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में, है ना, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑक्सीजन बाहर निकलती कहां से? जल से। कहां से? जल से, ठीक है। तो हमारे पास इंग्लिश में भी ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास इंग्लिश में भी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। बोला है कि इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है कहां से? वाटर से रिलीज होता है। अब एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, कभी कभी क्या होता है कि आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ देगा, तो आप बोलेंगे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, इसका मास कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 18। कितना हो जाएगा? 18। बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना? तो 12 और 16 दूना 32, तो इसका कितना हो जाएगा? 44। ऐसा भी बता सकते हैं। फिर मान लीजिए आपसे पूछ सकता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है, C6O12O6, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। आपसे बोलेगा चीनी का बताइए, है ना, चीनी का बताइए, तो क्या बोलेंगे? C12H22O11, ये आपका चीनी का फॉर्मूला होता है, यानी कि शुगर, ठीक है। फिलहाल कुछ हम लोग एडिशनल क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एक क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि रेस्पिरेशन के दो मेन टाइप कौन कौन से हैं, तो आपको बताना होगा। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। चलिए अब पूछा आपसे क्या है, अब सवाल पे हम लोग आते हैं। व्हाट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन? जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा यानी कि अनॉक्सी श्वसन होगा, तो क्या बनता है? बोलेंगे इथाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल बनेगा। अब बोलेंगे इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे C2H5OH, C2H5OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल है, और इसी को हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल क्या बोलेंगे? इथेनॉल। क्या बोलेंगे? इथेनॉल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोला जाएगा? इथेनॉल बोला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? चलिए हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका हमने कवर कर लिया है 21, 22, ये सारा कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है 29 में हमसे क्या पूछा गया है?
इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, राइजोबियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछा गया है कि रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। यानी जो फ्लूइड पोर्शन जो होता है, ब्लड का जो फ्लूइड पोर्शन होता है, ठीक है, ब्लड का जो फ्लूइड पोर्शन होता है, उस फ्लूइड पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा इंग्लिश में भी। और लसिका को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। सीरम को सेरम ही बोलते हैं। धमनी को आर्टरी बोलते हैं, ठीक है, आर्टरी बोलते हैं धमनी को, ठीक। और उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, रुधिर वाला पूछा था तो बोलेंगे आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। ये आपका बायो का सेक्शन हो गया। तो बायो का सेक्शन हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या पूछा है ना। इंसान में अगर पूछता है तो 4 बोलते हैं, अगर बोलता है ह्यूमन बीइंग में कितना होता है तो बोलेंगे 4, लेकिन पूछा किसका है, यहाँ पर मछली का पूछा है। तो मछली में कितने होते हैं बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 32 नंबर। 32 नंबर में क्या है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है। वृक्क किससे संबंधित है, तो बोलेंगे उत्सर्जन। वृक्क किससे संबंधित है, तो बोलेंगे उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन, है ना। पूछा गया है कि जो किडनी है वो किससे रिलेटेड है, बोलेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ये सारे के सारे क्या है, लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस में आपका है सब, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है, तो हमसे सवाल पूछा है, इसमें हमसे सवाल क्या पूछा है कि इसमें बताइए कि किडनी जो होता है ह्यूमन में वो किसका है ना, किससे रिलेटेड है ये, तो बोलेंगे यहाँ पे एक्सक्रीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा गया मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, बोलेंगे क्लोरोफिल में, है ना। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, बोलेंगे Mg होता है। संकेत क्या होता है, Mg। परमाणु संख्या कितना होता है, 12, एटॉमिक नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लिखेंगे 282 282। तो कुछ इंफॉर्मेशन हो गया मैग्नीशियम से रिलेटेड। अगर मैग्नीशियम को वायु में मान लीजिए जला दिया जाए ना, O2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड संतुलित करेंगे, 2 यहाँ भी लगेगा, 2 यहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी साथ साथ मैं यहाँ पे देते जा रहा हूँ, ठीक है। सवाल क्या पूछा था कि मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर सवाल नंबर 34 में आपसे पूछा गया है कि किसमें मुकुलन विधि द्वारा, मुकुलन का मतलब क्या होता है, मुकुलन मतलब क्या होता है, बडिंग। मुकुलन मतलब इंग्लिश में बडिंग, ठीक है। तो बडिंग किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 35। ये सारा का सारा बायो का सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है, 35 नंबर भी, ठीक है। एड्स रोग किसके कारण होता है, ठीक है, एड्स रोग, है ना। एड्स रोग का नाम है, वायरस की वजह से होता है, HIV वायरस। तो लिखेंगे विषाणु, यानी कि वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 36, है ना, 36। इसमें पूछा गया है पराग कोष में होते हैं, एंथर में क्या होता है, तो बोलेंगे पोलेंस होते हैं। एंथर्स में क्या होते हैं, पोलेंस होते हैं। यानी पराग कोष में क्या होते हैं, तो परागकण होता है। तो 4 नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमसे क्या पूछा गया है, अगला सवाल की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय यानी कि ये फ्रूटी मैच्योर्ड ओवरी, जो फ्रूटी मैच्योर ओवरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। जो फुली मैच्योर ओवरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38। ये बिल्कुल आसान सवाल दिया गया है, डायरेक्टली आप इसको टिक कर सकते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा, है ना, अनवीकरणीय ऊर्जा, है ना, नॉन रिन्यूएबल। और नवीकरणीय बोल देगा तो बोलेंगे रिन्यूएबल, है ना, रिन्यूएबल बोल देंगे, यानी कि नवीकरणीय। रिन्यूएबल बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप उसको, नवीकरणीय बोलेंगे। तो नवीकरणीय में पवन भी है, सूर्य भी है, जल भी है। लेकिन हमसे पूछा क्या है,
अनवीकरणीय, यानी एक बार खत्म हो गया ना तो दोबारा इसको प्राप्त करने में करोड़ों साल लग सकते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल में सोर्स क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। यानी वैसा डिवाइस जो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसको, सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिसिटी में, उसको हम लोग बोलेंगे सोलर सेल। क्या बोलेंगे, सोलर सेल, यानी सोलर सेल मतलब सौर ऊर्जा को सीधे अगर विद्युत में बदलने वाली युक्ति है, यानी ऐसा डिवाइस जो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसको, सोलर एनर्जी को, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, तो वैसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सोलर सेल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन का आखिरी प्रश्न हमारे पास आ चुका है। इसमें क्या पूछा हमसे, इसमें पूछा गया है कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जैव गैस का संघटक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेनली कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायो मतलब लाइफ है ना, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। तो बायोगैस का कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, पूछा गया हमसे कि इनमें से बायोगैस का कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, तो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीथेन। अब हम लोग यहाँ पे सबसे जरूरी यहाँ पे बात करेंगे, हम लोग इसमें कार्बन नाम का चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, सबका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका क्या होता है, H2। इथेन है, इथेन, इथेन का क्या होता है, तो बोलेंगे C2H6, C2H6। मीथेन है, मीथेन का क्या होता है, CH4। ब्यूटेन है, ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, C4, C4H10, C4H10। ये सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिख दिया हुआ है। अब एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं यहाँ पर जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूला, अगर मान लीजिए आपके पास अल्केन है, क्या है, अल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाला है। कैसा बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला। तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, अल्कीन है, ठीक है, क्या है, अल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। अगर मान लीजिए आपके पास अल्काइन है, ठीक है, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक चीज और इस हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह है ना, फंक्शनल, क्या हम लोग बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह। अगर मान लीजिए OH है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, OH है तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल। OH किसके लिए होता है, बोलेंगे अल्कोहल। बोलेगा CHO, बोलेंगे अल्डिहाइड। CHO किसका होता है, अल्डिहाइड। फिर बोल दिया जाएगा COOH, तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हमसे बोल देगा हमसे कि कीटोन है, तो कीटोन का होता है CO। कीटोन का क्या होता है, CO, कीटोन, कीटोन। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल, तो लास्ट में क्या लगाना है, ओन लगाना है। अगर मान लीजिए आपके पास CO है तो लास्ट में क्या लगाना है, ONE, ओन लगाना है। आपके पास मान लीजिए अल्डिहाइड है तो लास्ट में क्या लगाना है, तो बोलेंगे AL लगाना है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर COOH दिया हुआ है, ठीक है, COOH दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपके साथ शेयर किया हुआ है ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फिनिश कर लिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 40 का 40 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश कर लिया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका 40 में कितना सवाल सही हुआ। ठीक है, 40 में आपका कितना सवाल सही हो गया, आप बिल्कुल यहाँ पर बता सकते हैं। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो का इंफॉर्मेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो आपके पास पहली बार पहुंची है तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ और नया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आज हम लोग यहाँ पे यहीं पर फिनिश करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।